हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा होगा कि समाज के विभिन्न अंग हैं, उसकी विविध इकाइयां हैं और ये सभी आपस में जुड़े होकर के आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और जो इसकी एकता है इसको बनाए रखते हैं। तो आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी पावर है जो कि इन सभी इकाइयों को बांधे रखे हुए है, इनको बिखरने नहीं देती है। तो इसी चीज़ को खोजने के लिए एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट आए जो कि दार्शनिक भी थे और समाजशास्त्री भी थे। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दर्खाइम की। इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ये अगस्त कॉम्ट को इन्होंने फॉलो किया। अगस्त कॉम्ट के बाद ये आए। अगस्त कॉम्ट ने जो इनकी बुक थी सोशल फिजिक्स, उसको इन्होंने नाम दिया सोशियोलॉजी 1838 में। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया और बाकी का काम उनका बहुत सारा रिमेनिंग रह गया। तो उन्हीं के वर्क को आगे बढ़ाते हुए उनके एक तरीके से शिष्य कह लो इमाइल दर्खाइम आए और उन्होंने समाजशास्त्र को एक पद्धति शास्त्र प्रदान किया कि किस तरीके से समाजशास्त्र में अध्ययन होना चाहिए। प्लस इसमें बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिससे कि जो समाजशास्त्र की नींव है वो बहुत अधिक मजबूत हुई। तो आज हम उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दुर्खिम ने वो कौन कौन से पद्धति शास्त्र, वो कौन कौन सी विधियाँ थी जो कि यूज़ करी अपने थियरीज़ में, अपने अध्ययनों में, और इन्होंने कौन कौन से उसके अध्ययन पद्धतियों की बात करी जो कि हम प्रयोग करेंगे समाजशास्त्र के अध्ययनों में। तो सबसे पहले देखते हैं दुर्खिम का पद्धति शास्त्र। तो दुर्खिम ने अपने पद्धति शास्त्र में यानी अपने अध्ययनों में मुख्यतः 4 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया है। ठीक है, 4 प्रकार उनके पद्धति शास्त्र में 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी है वो? पहला है प्रत्यक्षवाद। क्या? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या होता है मैं बहुत ही ब्रीफली समझा देती हूँ आपको। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कोई ऐसी अध्ययन विधि जिसके थ्रू हम रियलिटी को देख सकते हैं, उसका वैज्ञानिक तरीके से कार्य कारण के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण परीक्षण के द्वारा चीज़ों को जानना। मतलब वैज्ञानिक विधियों का जिस तरीके से हम प्राकृतिक विज्ञान में जैसे हमारा फिजिक्स है, हमारा केमिस्ट्री वगैरह है, इनमें हम जिस तरीके से अध्ययन करते हैं और नियमों को जानते हैं, वैसे ही हम समाज में भी वैज्ञानिक नियमों के द्वारा जो समाज का सत्य है उसको जान सकते हैं। तो यही है प्रत्यक्षवाद। मतलब वैज्ञानिक विधियों के द्वारा निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, इन सब के द्वारा हम सामाजिक यथार्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। प्रत्यक्षवाद का क्या मतलब हुआ? जो चीज़ हम प्रत्यक्षतः देख सकते हैं उसको हम सत्य माने, बाकी कुछ भी हम सच ना माने। जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं वो सच नहीं है। तो पहली चीज़ इन्होंने यूज़ करी प्रत्यक्षवाद। दूसरा इनके पद्धति शास्त्र में जो इम्पोर्टेंट है वो है सामान्य और व्याधिकीय समाजशास्त्र। इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो सामान्य समाजशास्त्र और दूसरा था व्याधिकीय समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र में इन्होंने जो समाज की प्रकार्यात्मक इकाइयां हैं उनके बारे में बात करी, और व्याधिकीय समाजशास्त्र में जो उसके कुछ दुष्प्रकार हैं, जो विसंगतियां आ जाती हैं, जैसे कि आत्महत्या वगैरह हो गया, तो इन सब के बारे में इन्होंने चर्चा करी। तो ये 2 भाग हो गए, सामान्य और व्याधिकीय समाजशास्त्र। थर्ड चीज़ जो इनके पद्धति शास्त्र में तीसरा जो मेथड इन्होंने यूज़ किया वो था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, ठीक है। प्रकार्यवाद को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया। इन्होंने ये देखने की कोशिश करी, इनके पूरा जो अध्ययन था इसमें अगर हम समराइज़ करें तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हर जगह पे इन्होंने यही चीज़ बोली है कि समाज में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ प्रकार्य अवश्य है। प्रकार्य का क्या मतलब होता है? प्रकार्य का मतलब होता है कि समाज में अगर कोई चीज़ है तो वो किसी न किसी कारण से अवश्य है, उसका कुछ न कुछ योगदान अवश्य है। जैसे कि समाज में यदि परिवार रूपी संस्था है तो परिवार का कुछ न कुछ योगदान अवश्य है समाज को बनाए रखने में। जैसे कि धर्म है तो धर्म का कुछ न कुछ योगदान अवश्य है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में। तो प्रकार्य का मतलब हुआ कि संपूर्ण समाज की छोटी छोटी जो इकाइयां हैं ये संपूर्ण समाज को बनाए रखने में अपना क्या योगदान देती हैं। तो इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में, चाहे किसी का भी इन्होंने चाहे धर्म का अध्ययन किया हो, चाहे आत्महत्या का किया हो, जो भी इतने इनके जितने भी अध्ययन रहे हैं सभी में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि इन्होंने इसकी प्रकार्य की बात की है कि जितनी भी इकाइयाँ हैं उनका कुछ ना कुछ प्रकार्य अवश्य ही है। अगर प्रकार्य नहीं होगा तो समाज में फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अपने आप से ही।
फोर्थ चीज़, इन्होंने सबसे पहले प्रायोगिक अध्ययन को प्रारंभ किया। प्रायोगिक का मतलब हो गया प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण। जैसे कि प्रत्यक्षवादी विधि में मैंने बताया कि प्रत्यक्षवादी क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करने पे जोर देते हैं, और इन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रायोगिक अध्ययन किया और तुलनात्मक समाजशास्त्र को यूज़ किया। ठीक है, तुलनात्मक विधि को इन्होंने यूज़ किया, कंपेयर किया। जैसे इन्होंने आत्महत्या की जो अपना सिद्धांत दिया था, उसमें भी इन्होंने कंपेरेटिवली अध्ययन किया था कि इसकी अपेक्षा इनमें आत्महत्या ज़्यादा होती है, इसकी अपेक्षा इनमें आत्महत्या ज़्यादा होती, तो कंपेरेटिवली इन्होंने अध्ययन किया। तो प्रायोगिक और तुलनात्मक समाजशास्त्र को भी इन्होंने यूज़ किया। तो ये 4 प्रमुख विधियाँ थी जो कि इन्होंने यूज़ करी। अगली चीज़ हम जो इनके बारे में पढ़ेंगे वो है, इन्होंने बताया समाज की प्रकारात्मक एकता के प्रकार। जैसे मैंने बताया कि ये जो दुर्खिम थे, इन्होंने इनके जितने भी थ्योरी थी उसमें इन्होंने बताया कि जितनी भी इकाइयाँ हैं उनका कुछ ना कुछ प्रकार्य अवश्य होगा। तो प्रकार्य होगा तो इस जो प्रकारात्मक एकता है इसके कुछ प्रकार भी होंगे, कितने टाइप हैं ये चीज़ भी दुर्खिम ने बताई। तो इन्होंने मेनली 2 टाइप बताए। पहला इन्होंने बताया, इन्होंने पहले तो समाजों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया। एक इन्होंने बताया सरल समाज जो कि प्राचीन समाज थे, दूसरा जो अभी के जटिल समाज, जो अभी के चल रहे हैं आधुनिक समाज। ठीक, सरल समाजों में इन्होंने बताया कि प्रारंभ में सरल समाज थे तो वहाँ पे कैसी एकता थी, यांत्रिक एकता थी, और जब जटिल समाज आ गए तो वहाँ पे सावयवी एकता आ गई। अब यांत्रिक एकता और सावयवी एकता क्या है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यांत्रिक एकता एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जितने भी इकाइयाँ होती हैं, जितने भी भाग होते हैं, वो किसी मशीनी जैसे मशीनें नहीं जुड़ी होती है आपस में, उसके पुर्जे पुर्जे जुड़े होते हैं, सेम थिंग वैसे वैसे जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई फ़ैन है तो उसके अगर पार्ट्स को अलग कर दोगे तो वो टूट फूट जाएगा, पंखे का भी अस्तित्व ख़त्म और पार्ट्स का भी अस्तित्व, फिर वो कोई यूज़ के नहीं रह जाएंगे। तो किसी यंत्र की भांति जब समाज के लोग आपस में जुड़े होते हैं, तो पहले क्या था, देखो छोटे छोटे समाज थे। ठीक, जनसंख्या थी कम। जब जनसंख्या कम थी तो लोग बहुत घने घने ऐसे नहीं रहते थे, कोई बस्ती यहाँ पे थी, कोई बस्ती यहाँ पे थी, कोई बस्ती यहाँ पे थी। जब पॉपुलेशन कम है, जाहिर सी बात है जनघनत्व तो कम होगा, तो जनघनत्व था कम, जनसंख्या कम थी, जनघनत्व भी कम था। ठीक, और जब जनघनत्व कम था तो लोग चूँकि कम थे, जैसे आप अपने परिवार में 5 ही लोग हो, 5 या 6 लोग, तो आपस में आपके एकता ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर कम लोग हो तो किससे दूसरे से बात करने जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप आपस में ही बात करोगे, तो आपके जो संबंध होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। जैसे आपके 2 ही फ्रेंड हों तो आप उन्हीं से बातें शेयर कर सकते हो, तो आपके रिश्ते उनसे ज़्यादा क्लोज्ड होंगे। अगर आपके 20-25 फ्रेंड हैं तो आप उससे भी बात कर सकते हो, उससे भी बात कर सकते हो, तो आपके जो रिलेशन है वो थोड़ा सा दूरी के हो जाएंगे। तो जनसंख्या थी कम, जनघनत्व भी कम था, लोग थोड़ा एक बस्ती यहाँ पे तो दूसरी बस्ती यहाँ पे, तो इनमें सामूहिक चेतना बहुत अधिक थी। सामूहिक चेतना का मतलब कि अगर कोई भी नियम बना दिया गया तो उसको ये लोग मानते ही मानते थे। अगर कोई एक सदस्य उस नियम को तोड़ता था तो फिर बाकी समाज उस पर हावी होने लगता था कि तुमने इसके अगेंस्ट कैसे किया, तुमको पनिश किया जाएगा। तो ये चीज़ थी। ठीक है, तो जनघनत्व तो कम था, सामूहिक चेतना अधिक थी, लेकिन क्या चीज़ थी, नैतिक घनत्व तो कम था। मतलब कि नैतिक घनत्व का मतलब यहाँ पे कोई धर्म से मत लगा लेना। नैतिक घनत्व से दुर्खिम का तात्पर्य था जो अन्योन्याश्रितता है उसकी मात्रा, मतलब कैसे कितना हम डिपेंड हैं दूसरे पे। तो जब छोटे समाज थे, जो सरल समाज थे, जहाँ पे यांत्रिक एकता थी, तो यांत्रिक एकता में लोग एक दूसरे पे कम डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे तो काम होते थे, जैसे कि फल तोड़ने जाना है, जैसे कि शिकार करने जाना है, जैसे कि छोटी छोटी खेती वगैरह करना है, तो उसको सब ऐसे मिलजुल के कर लेते थे। मतलब ये नहीं है कि एक काम को एक ही पर्सन कर सकता है। जब सारे लोग उस काम को कर सकते हैं तो फिर कोई किसी पे डिपेंड क्यों होगा। जैसे कि आप भी पढ़ सकते हो, दूसरा भी पढ़ सकता है, तीसरा भी पढ़ सकता है, तो आप किसी से हेल्प क्यों मांगोगे। अगर आपकी मैथ कम है, कमज़ोर है आपकी, तो फिर आप दूसरे से हेल्प मांगोगे। तो डिपेंड वहाँ पे होंगे जहाँ पे आपको कोई चीज़ कमी महसूस होगी। तो छोटे छोटे समाज, वहाँ पे जनघनत्व तो कम और वहाँ पे
जो अनुनासिकता की मात्रा थी वो कम, यानी कि नैतिक घनत्व कम, लेकिन क्या चीज़ ज़्यादा थी? सामूहिक चेतना बहुत अधिक थी। सामूहिक चेतना की मात्रा बहुत अधिक थी। तो जब सामूहिक चेतना अधिक थी तो कानून कैसे होंगे? कानून होंगे दमनकारी। दमनकारी कानून थे यांत्रिक एकता के समय में, जो यांत्रिक समाज थे। ठीक है, तो यांत्रिक समाजों में दमनकारी कानून मतलब कि कोई उसको तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी। अब दूसरा समाज इन्होंने कौन सा बताया? दूसरा समाज इन्होंने बताया सावयवी समाज और सावयवी एकता। ठीक, सावयवी समाज और सावयवी एकता। तो जो आधुनिक समाज है इसको इन्होंने सावयवी समाज कहा और कहा कि यहाँ पे अब सावयवी एकता विद्यमान है। सावयव का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है तो इसके सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी के जैसे हमारे हाथ पैर हैं, हमारी आँखें, हमारे कान, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से समाज के भी अलग अलग अंग हैं, अलग अलग इकाइयाँ हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और समाज को बनाए रख रही हैं। अब ये किसी मशीन की तरह नहीं जुड़े हुए हैं, ये शरीर की तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सावयवी समाज और आ गई सावयवी एकता। तो सावयवी एकता जब आई तो यहाँ पे क्या हुआ? जनसंख्या अधिक। जब जनसंख्या अधिक तो जनघनत्व भी अधिक। जब जनघनत्व अधिक तो फिर क्या हुआ? सामूहिक चेतना कम होने लगी। मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग हो गए तो फिर पहले एक लोग नियम तोड़ते थे, फिर बहुत सारे लोगों में से मान लो कि 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग रूल तोड़ने लगे। तो फिर क्या हुआ कि श्रम विभाजन बहुत अधिक हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक है तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम विभाजन होने लगा। तो जब श्रम विभाजन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप विशेषीकरण हुआ कि कोई एक ही पर्सन एक ही काम को कर सकता है। तो उससे क्या हुआ? लोग एक दूसरे पे डिपेंड ज़्यादा होने लगे। तो जब एक दूसरे पे डिपेंड ज़्यादा होने लगे तो उनमें आ गया नैतिक घनत्व। तो सावयवी समाजों में नैतिक घनत्व अधिक होने लगा। ठीक है, जहाँ पे सावयवी समाज हुए वहाँ पे नैतिक घनत्व अधिक होने लगा। नैतिक घनत्व अधिक हुआ, सामूहिक चेतना की मात्रा कम हो गई। तो कानून कैसे हो गए इस टाइम पे? इस टाइम पे कानून हुए क्षतिपूरक। मतलब कि किसी का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी क्षति की भरपाई होगी। ऐसा नहीं है कि तुमने आंख फोड़ दी किसी की तो अब आधुनिक समाजों में आंख ही फोड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है। क्षतिपूरक कानून हो गए। ठीक, तो ये चीज़ हुई। इसके बाद इन्होंने बताया सामूहिक चेतना। अब समझते हैं सामूहिक चेतना क्या होती है। इतनी देर से मैं सामूहिक चेतना के बारे में बात कर रही हूँ तो इसको भी समझ लेते हैं। तो दुर्खिम ने अपनी जितने भी थियरीज दी उसमें इन्होंने ये जो वर्ड है सामूहिक चेतना को बहुत अधिक यूज़ किया। तो सामूहिक चेतना से मतलब था इनका समाज के जो साझा मूल्य हैं, जैसे ये हो गया समाज। अब इसके पूरे समाज के कुछ ऐसे मूल्य होंगे जिनको सभी लोग मानते होंगे। तो समाज के साझा मूल्य, उसके विश्वास, उसकी प्रथाएं, उसके आचार विचार, इन सभी को, जिसके पीछे पूरे समाज की शक्ति निहित है, पूरे समाज के नियम निहित हैं, इनको हम कहेंगे सामूहिक चेतना। सामूहिक, देखो चेतना का मतलब क्या हुआ? चेतना कहाँ होती है? दिमाग में। वैसे ही सामूहिक चेतना का मतलब हुआ समाज का दिमाग। मतलब कि पूरा समाज जिन चीज़ों को माने उनमें निहित होती है सामूहिक चेतना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सामाजिक तथ्य। अब सामूहिक चेतना समझ आ गई ना, तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक तथ्य को। दुर्खिम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दुर्खिम ने डेफिनेशन दी सामाजिक तथ्य की। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम फील करते हैं, सामाजिक तथ्य क्या है? हमारी फीलिंग, जो कुछ भी हम फील करते हैं, हमारी थिंकिंग, जो कुछ भी हम सोचते हैं, एंड हमारी एक्ट, जो कुछ भी हम काम करते हैं। हम जो भी फील करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी काम करते हैं, तो हमारे महसूस करने, सोचने और कार्य करने के तरीके जो कि हमसे बाह्य हैं, मतलब कि हम उनमें अपनी चीज़ें नहीं मिला सकते, उनको अपने अनुसार नहीं चेंज कर सकते, जो कि हमसे बाह्य हैं और जिनको मानने के लिए हम बाध्य हैं। बाध्य क्यों है? क्योंकि भैया नहीं मानोगे तो सोसाइटी पनिश करेगी ना, तो आपको मानना तो पड़ेगा। तो फिर जो हमसे बाह्य हैं और जिनको मानने के लिए हम
बाध्य हैं। तो इसको अगर हम डिटेल में समझें तो सामाजिक तथ्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं निकल करके आती हैं। पहली विशेषता है, सामाजिक तथ्य में सामूहिक भावनाएं होती हैं। जो सोशल फैक्ट होता है इसमें सभी की फीलिंग होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फील किया कि भगवान जी हैं तो मैं बोल दूँ भगवान जी हैं तो मैं अकेले अकेले मान लो भगवान जी, ऐसा नहीं है। जब मैंने फील किया फिर किसी और पर्सन को भी वही चीज़ फील हुई, फिर कुछ और लोगों को, फिर जब पूरे समाज को फील हुआ, तो इसमें क्या होता है, तो धर्म कब बनेगी वो चीज़, जब सामूहिकता आएगी उसमें। तो सामाजिक तथ्य में सामूहिक भावनाएं होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता है सामूहिक चिंतन के आधार पर उत्पन्न होते हैं। जो सामाजिक तथ्य हैं ये सामूहिक चिंतन से उत्पन्न होते हैं। सिर्फ मेरे अकेले सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आप लोग, पूरा समाज इस चीज़ को सोचेगा, जैसे विवाह रूपी संस्था है, तो किसी एक पर्सन ने सोचा कि विवाह करके वैवाहिक बंधन में बंधना अच्छी बात है, तो उसके एक पर्सन ने किया, फिर किसी और ने किया, फिर किसी और ने किया, तो सबको लगता है कि हाँ विवाह समाज के लिए ज़रूरी है, तभी वो चीज़ रहेगी। तो दूसरा विशेषता क्या है सामाजिक तथ्य की, कि सामूहिक चिंतन के आधार पर उत्पन्न होते हैं। पहला मैंने क्या बताया, सामूहिक भावनाएं होती हैं, दूसरा सामूहिक चिंतन होता है। तीसरी चीज़ क्या है, सामाजिक तथ्यों में वाह्यता का गुण होता है। क्या होता है, वाह्यता। वाह्यता कैसे, पहले सपोज दैट कि हम लोग हिंदू लोग मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो ये विचार किसी एक पर्सन के दिमाग में आया होगा, तो उसने इस चीज़ को अप्लाई किया, लेकिन जब उसको सब लोग मानने लगे तो अब वो विचार उसके दिमाग से बाहर हो गया। अब उसमें वो चेंज नहीं कर सकता है, अगर वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। चौथी विशेषता क्या है कि सामाजिक तथ्य में बाध्यता का गुण होता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ को पूरे समाज ने मान्यता दे दी तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा, आप उसको मानने के लिए बाध्य हो। जैसे होली का त्यौहार है, किसी एक पर्सन ने मनाना शुरू किया, ठीक, तो पहले तो एक पर्सन ने शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे पूरे समाज ने उसको मान्यता दे दी तो फिर वो पर्सन अब उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, वो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो एक तो इसमें बाह्यता होती है, दूसरे इसमें बाध्यता होती है, तीसरी चीज़ है इसमें सामान्यता होती है, सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोशल फैक्ट। दुर्खिम की जितनी भी कृतियाँ हैं उसमें इन्होंने सामूहिक जो चेतना है और जो सामाजिक तथ्य हैं इनको इतना अधिक इम्पोर्टेंस दी है कि इन्होंने एक कोटेशन दे दी। दुर्खिम ने कहा कि जो समाजशास्त्र है ये सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। मतलब कि इनकी सारी थियरीज में आपको सामाजिक तथ्य, सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, सामाजिक प्रतिनिधानों के बारे में ही जानने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है, कल मैंने मार्क्स को पढ़ाया तो मार्क्स ने अपनी जितनी भी कृतियां हैं उसमें इन्होंने आर्थिक कारणों को इम्पोर्टेंस दी। मतलब कि मार्क्स के अकॉर्डिंग पैसा एक बुराई है, पैसे के कारण सारी चीज़ें खराब हो रही हैं सोसाइटी में। अब अगर हम दुर्खिम को लें तो दुर्खिम के अकॉर्डिंग इन्होंने समाज को सब कुछ मान लिया। क्या क्या चीज़ें इन्होंने इम्पोर्टेंस दी हैं, एक तो समाज, नोट कर लीजिए कहीं पे, एक तो समाज, दूसरी बात की है इन्होंने नैतिकता यानी नैतिक घनत्व की, और उसके बाद इन्होंने प्रकार की बात की है। तो जहाँ भी ये सारी चीज़ें आएँ तो वहाँ पे दुर्खिम का योगदान माना जा सकता है, वहाँ पे दुर्खिम की थ्योरीज आएंगी। ठीक है, अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे, हमने सामाजिक तथ्य को जान लिया तो अब हम पढ़ेंगे धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या। ठीक, और इसमें हम जानेंगे व्हाट इज टोटम एंड टैबू। तो दुर्खिम ने अपनी जो धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या है, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया। कहाँ का अध्ययन किया, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का। ठीक है, और वहाँ जा कर के इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो धर्म है ये और कुछ नहीं है बल्कि समाज का ही प्रतिरूप है। इन्होंने कोटेशन दे दिया, कथन इनके बारे में है, इन्होंने कहा कि धर्म यानी ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि समाज ही है, समाज का ही प्रतिरूप है। कैसे, इन्होंने कहा कि अरुंटा जनजाति में इन्होंने एक प्रथा देखी कि वहाँ पे दो चीज़ें मुख्यतः पाई जाती थी, एक तो टोटम और दूसरी चीज़ टैबू।
टोटम में इन्होंने कहा कि टोटम कोई ऐसी वस्तु है, टोटम जो इन्होंने वहाँ पे देखा, तो टोटम को इन्होंने समझाते हुए कहा कि कोई ऐसी वस्तु या फिर कोई वृक्ष या फिर कोई पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें सामूहिक चेतना आ जाए तो वो टोटम कहलाएगी। टोटम को सभी लोग मानते हैं और फिर इससे वहाँ का कल्चर जुड़ जाता है। जैसे कि हमारे वहाँ मूर्ति पूजा होती है, तो कोई भी मूर्ति है उसकी स्थापना किसी ने कर दी और उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति ने पूजा की, फिर तीसरे ने, चौथे ने, फिर वो एक कस्टम बनता चला गया और उसके बाद उसमें सामूहिक चेतना आ गई, मतलब सब लोग उसको मानने लगे, तो फिर वो बन गया टोटम। तो टोटम एक ऐसी कोई पवित्र वस्तु है, टोटम का मतलब हुआ पवित्र वस्तु। अब इसका जो ये टोटम है ये अभौतिक होता है, मतलब कि ये संस्कृति से जुड़ा होता है, अभौतिक होता है। हमारे विचार पद्धति में ये चीज़ होती है, हमारी आस्था में होती है, हमारे विश्वासों में ये चीज़ होती है, तो इसको सभी लोग मानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ टोटम के अगेंस्ट होती है जो कि होती है टैबू। टैबू का मतलब होता है निषेध, या फिर टैबू में आती हैं अपवित्र वस्तुएं। जितने भी हमारी रोज़मर्रा की दैनिक की चीज़ें हैं जो भौतिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, जितनी भी भौतिक संपदा है या फिर जितने भी समाज के नियम हैं जो कि हमें नहीं करने हैं, समाज जैसे नियम नहीं बनाता है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, तो वो सारे के सारे आते हैं आपके टैबू में। इसको टैबू भी कहते हैं, निषेध भी कहते हैं, प्रोफेन भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटम और टैबू दो चीज़ें, टोटम है पवित्र और टैबू है कोई अपवित्र चीज़ या फिर कोई ऐसा निषेध जिनको समाज मना करता है कि आपको नहीं करना है। तो दुर्खिम ने कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है, मतलब कि अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो वो एक तरीके से अपरोक्ष रूप से वो समाज ही है, हम समाज की ही पूजा कर रहे हैं। धर्म कोई अलौकिक वस्तु नहीं है बल्कि समाज का ही प्रतिरूप है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है ये सुई जेनेरियस है। क्या है? सुई जेनेरियस है। सुई जेनेरियस क्या होता है? सुई जेनेरियस का मतलब होता है जिसका किसी ने निर्माण ना किया हो। ऐसा माना जाता था कि जो समाज है इसको व्यक्ति ने बनाया, व्यक्तियों से मिलकर के समाज बना, लेकिन दुर्खिम ने कहा नहीं, ये गलत है। समाज का किसी ने निर्माण नहीं किया है बल्कि समाज खुद से बना है। आदि अनादि काल से समाज चला आ रहा है, तो समाज का किसी ने निर्माण नहीं किया है बल्कि ये खुद से उत्पन्न है और ये हमेशा से चला आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने व्यक्ति को बिल्कुल गौड़ स्थान दे दिया, व्यक्ति को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी और कहा कि समाज ही समाज सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इनकी धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या, मतलब कि धर्म को इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टि से वर्णन करते हुए बताया कि धर्म और कुछ नहीं है, समाज का ही एक रूप है। यहाँ पे इन्होंने टोटम और टैबू की दो चीज़ें बताई। अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे समाज में श्रम विभाजन। इनकी जो बुक थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो श्रम विभाजन है ये कोई आर्थिक चीज़ नहीं है, मतलब कि कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। इसको दुर्खिम से पहले सब लोग मानते थे कि जो श्रम विभाजन है ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसका वर्णन होना चाहिए, लेकिन जब दुर्खिम आए तो दुर्खिम ने कहा नहीं, समाज में श्रम विभाजन इसलिए है क्योंकि समाज ऐसा चाहता है, समाज की आवश्यकता है, और जो चीज़ समाज की आवश्यकता है वो चीज़ समाज में रहेगी। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दुर्खिम जो श्रम विभाजन है ये समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, और ये प्रकार्यात्मक आवश्यकता है इसीलिए समाज में बनी हुई है। इन्होंने कहा कि जो सरल समाज थे वहाँ पे जो श्रम विभाजन था वो बहुत ही सरल तरीके का था। पहले कैसे श्रम विभाजन होता था? कार्यों का बंटवारा पहले कैसा होता था? जैसे कि स्त्री पुरुष का कार्यों का बंटवारा हो गया, मतलब लिंग के आधार पे कि आप स्त्री हो तो आप घर का काम करो और पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे। आयु के आधार पर, मतलब छोटा बच्चा थोड़ा सा कम काम करेगा, थोड़ा सा युवा है तो वो ज़्यादा काम करेगा, थोड़ा सा वृद्ध है तो वो और कम काम करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें बंटवारा होता था कि लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर। तो पहले जो कामों का बंटवारा था, जो श्रम विभाजन था, बहुत ही सरल था। जो आधुनिक समाज आया इसमें जो श्रम विभाजन था जटिल होता गया। आधुनिक में कैसा हो गया? जटिल हो गया। क्यों?
क्योंकि डिमांड इतनी अधिक हो गई, इतनी जनसंख्या हो गई, जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर ऐसा बोला जाने लगा कि चलो ठीक है, एक एक काम बांट लो, आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, और फिर सब लोग अलग अलग काम करने लगे। तो कंटिन्यूअसली जब एक पर्सन एक काम को कर रहा है, एक पर्सन एक काम को कर रहा है, दूसरा पर्सन दूसरे काम को कर रहा है, तो फिर अगर हमें कोई एक चीज़ बनानी है तो ये सारे लोगों का हमको योगदान चाहिए होगा। तो ये सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो गए और इसी तरीके से इस पूरे समाज की एकता बनी रह गई। ठीक है, जैसे कि एक फैक्ट्री का उदाहरण ले लूँ। कोई फैक्ट्री है, सपोज दैट कि कोई फैक्ट्री है जहाँ पे साइकिल बनती है, तो उसके कुछ पार्ट एक लेबर बना रहा है, उसके कुछ पार्ट दूसरा लेबर बना रहा है, कुछ पार्ट तीसरा लेबर बना रहा है। तो अगर हमको पूरी साइकिल बनानी है तो इन तीनों के पार्ट्स चाहिए होंगे, इन तीनों ने जो पार्ट्स बनाए हैं वो हमको चाहिए होंगे। तो ये तीनों ही पूरी एक चीज़ बनाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि ये अकेला बना लेगा या फिर ये अकेला बना लेगा या फिर ये अकेला। तो जब तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं तो जाहिर सी बात है कि ये व्यवस्था को तोड़ेंगे नहीं, ये चाहेंगे कि बंटवारा ना हो, हम लोग एक में रहें। तो इस तरीके से समाज की जो व्यवस्था है ये बनी रहती है, समाज बना रहता है। तो समाज में श्रम विभाजन क्यों है? दुर्खिम ने कहा क्योंकि ये समाज की आवश्यकता है प्रकार्यात्मक एकता को बनाए रखने के लिए। ठीक, समझ आ गया? इसके बाद इन्होंने श्रम विभाजन के कुछ विसंगतिपूर्ण परिणाम बताए जिनको इन्होंने दुष्प्रकार्य कहा। इन्होंने टर्म यूज करी एनॉमी। एनॉमी क्या है? अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, अच्छा एक चीज़ और, एनॉमी का यूज़ दुर्खिम ने भी किया था, मर्टन ने भी किया था, लेकिन दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। जहाँ आपके दुर्खिम आवश्यकताओं की बात करते हैं, वहीं पे मर्टन जो हैं वो आपके लक्ष्य और साधनों की बात करते हैं। ठीक है, जब मर्टन पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी, अभी दुर्खिम का समझ लीजिए। तो एनॉमी अकॉर्डिंग टू दुर्खिम क्या है? कोई ऐसी स्थिति जब व्यक्ति नियमों को मानना छोड़ देता है, आदर्शों को मानना छोड़ देता है। तो व्यक्ति नियमों को मानना क्यों छोड़ेगा? जाहिर सी बात है कि जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो वो नियमों को मानना छोड़ देगा। जैसे कि आपको बोला जाता है कि ठीक तरीके से ईमानदारी से पैसे कमाओ और आपको ईमानदारी से काम करके मिलते हैं 100 रुपये। आपकी आवश्यकता कितनी है? 200 रुपये की। तो फिर आप कुछ दिन तक तो उस चीज़ को फॉलो करोगे, फिर जब आपकी आवश्यकता नहीं पूरी हो रही है तो आप नियमों को तोड़ोगे, चोरी करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। तो वहाँ पर आएगी विसंगति, यानी कि आदर्श शून्यता। ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति नियमों को मानना छोड़ेगा। और क्यों छोड़ेगा? उसकी आवश्यकताएं नहीं पूर्ण हो रही हैं। तो जब सामाजिक संसाधनों से आवश्यकताएं नहीं पूर्ण होती हैं तो व्यक्ति नियमों को मानना छोड़ देता है, और ऐसी स्थिति को दुर्खिम ने कहा नियमहीनता या फिर आदर्श शून्यता। अगली थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट, आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम से पहले माना जाता था कि जो आत्महत्या है ये व्यक्ति के कारण होती है, एक व्यक्तिगत घटना है। लेकिन दुर्खिम ने कहा नहीं, आत्महत्या के पीछे भी समाज है। दुर्खिम ने हर चीज़ के पीछे समाज को देखा, तो इन्होंने कहा कि आत्महत्या के पीछे भी समाज है, सामाजिक कारण है। कौन कौन से सामाजिक कारण हैं? क्यों व्यक्ति आत्महत्या करता है? तो इसके लिए इन्होंने 11 देशों का डेटा कलेक्ट किया। कितने देशों का? आत्महत्या के अपने अध्ययन में इन्होंने 11 देशों का डेटा कलेक्ट किया और तुलनात्मक अध्ययन किया। इसमें इन्होंने तुलना करी कुछ चीज़ों की और फिर कुछ निष्कर्ष निकाले। तो इन्होंने तुलनात्मक रूप से आत्महत्या की दरें बताई। क्या क्या निष्कर्ष इन्होंने निकाले? तो इन्होंने बताया, जो इनका विश्लेषण था उसके आधार पर इन्होंने बताया कि कैथोलिक धर्म के लोग जो कि थोड़े से रूढ़िवादी होते हैं वो लोग कम आत्महत्या करते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग जो कि थोड़ा सा स्वच्छंद विचारों के होते हैं वो लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ बताई कि विवाहित जो पुरुष हैं वो लोग थोड़ा सा कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको कुछ तो बंधन रहते हैं कि हाँ हमारे पीछे परिवार है, हमारा परिवार का क्या होगा, ये चीज़ें वो सोचते हैं। जबकि जो अविवाहित लोग हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। जो तलाकशुदा पुरुष हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जबकि महिलाएं थोड़ा सा कम आत्महत्या करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समाज से जुड़ी होती हैं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने आत्महत्या की दरें बताई। तो
इसके विश्लेषण के आधार पर इन्होंने बताया कि आत्महत्या के मुख्यतः 2 रीजंस हो सकते हैं। आत्महत्या अगर सोसाइटी में हो रही है तो उसको 2 ही रीजन से होती है। पहली चीज़ है सामाजिक अगर एकीकरण बहुत अधिक है या तो बिल्कुल कम है, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक एकता वो अगर बहुत अधिक है तो भी आत्महत्या होगी, अगर बहुत कम है तो भी आत्महत्या होगी। दूसरी चीज़, अगर सामाजिक संबंध बहुत अधिक निकटता के हैं तो भी आत्महत्या होगी, अगर बहुत अधिक दूरी के हैं तो भी आत्महत्या व्यक्ति करता है। तो सामाजिक संबंध और सामाजिक नियंत्रण, पहली चीज़ बताई सामाजिक नियंत्रण, दूसरी चीज़ बताई सामाजिक संबंध। इसके आधार पर इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई। कौन कौन सी? पहली आत्महत्या इन्होंने बताई अहमवादी आत्महत्या। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति का जो रिलेशन है, ये है सोसाइटी और इससे बहुत दूर का रिलेशन है, तो व्यक्ति की जो ईगो है उसको ठेस पहुंचती है। व्यक्ति क्या सोचता है, यार मेरा तो कोई है ही नहीं सोसाइटी में, मेरे जीने मरने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर वो क्या करता है कि चलो ठीक है अपना जीवन ख़त्म करो। तो व्यक्ति के पास इतने रिलेशन नहीं होते हैं, इतने संबंध नहीं होते, सामाजिक संबंध बहुत दूरी के हो जाते हैं, तो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और वो सुसाइड करता है। तो जब अकेलापन महसूस करता है और सुसाइड करता है तो उसको कहेंगे हम अहमवादी। ठीक। दूसरा टाइप इन्होंने बताया कि जब सामाजिक संबंध बहुत अधिक निकटता के होते हैं, बहुत अधिक घनिष्ठ हो गए, हम समाज से बहुत क्लोजली अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तब व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारे मरने से पूरे समाज का भला होगा। समाज के हित के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देता है, उसकी शहादत एक तरीके से उसको कह सकते हो। जैसे हमारे जो सोल्जर हैं, सेना के जो सोल्जर हैं, वो सरहद पर क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके लड़ने से हम देशवासी सुरक्षित हैं। अगर वो अपनी जान दे रहे हैं तो उनकी जान देने से हमारी भारत माता सुरक्षित है। तो यहाँ पे वो अपने आप को समाज से बहुत अधिक क्लोजली जोड़ रहे हैं, बहुत अधिक घनिष्ठता से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही जैसे जौहर प्रथा होती है, तो स्त्रियाँ क्यों करती हैं? क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप है बहुत ही क्लोजली समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जौहर प्रथा है, जो हमारे सैनिकों की शहादत है, ये सब हमारा आता है परार्थवादी आत्महत्या में। किसमें? परार्थवादी आत्महत्या में। थर्ड आत्महत्या का प्रकार इन्होंने बताया एनोमिक सुसाइड। एनोमिक यानी कि विसंगतिपूर्ण। विसंगतिपूर्ण आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वो सामाजिक नियमों को बिल्कुल नहीं मानता, सामाजिक नियंत्रण को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो अचानक से उसके साथ कुछ हो गया। तो व्यक्ति नियंत्रण को तो मान नहीं रहा है, तो समाज कहता है कि तुमने मनमानी की थी तो अब हम तुम्हारा साथ क्यों दें। जैसे आप अपने परिवार के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो तो परिवार आपका क्या कहेगा, आपने मनमानी की थी तो हम अब आपका साथ क्यों दें। तो फिर उस टाइम पे वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि किसी को लव रिलेशनशिप में किसी को असफलता मिलती है, किसी का व्यापार में घाटा हो जाता है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, तो अचानक से ऐसी कोई विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और वो नियमों को नहीं मान रहा था, तो समाज भी उसका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये होती है एनोमिक, अचानक से कोई विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाने पर। फोर्थ टाइप है जब व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण को बहुत अधिक मानता है, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण को अपने ऊपर बिल्कुल हावी कर लेता है। जैसे समाज कहता है कि धर्म को मानो, व्यक्ति ने धर्म को मान लिया। फिर समाज ने कहा कि किस्मत को मानो, तो व्यक्ति ने किस्मत को भी मान लिया। फिर उसके साथ सपोज दैट उसने व्यापार शुरू किया। अब व्यापार उसका नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि उसको नहीं चलने दे रही हैं, लेकिन समाज ने क्या कहा कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। जैसे कोई सती है, ठीक है, अब सती को हम भाग्यपूर्ण आत्महत्या में क्यों रखेंगे? क्योंकि जैसे किसी का पति मर गया तो समाज क्या कहता है, तुम्हारी किस्मत खराब थी इसलिए तुम्हारा पति मर गया तो तुमको भी मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो भाग्यवादी आत्महत्या है, यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति पर हावी हो जाता है। सामाजिक नियंत्रण को व्यक्ति बहुत अधिक मान लेता है, अपने आप को दोषी मानने लगता है कि जो कुछ भी है वो हमारे भाग्य का खेल है, तो यहाँ पर वो आत्महत्या करता है। तो ये चौथा प्रकार है भाग्यवादी आत्महत्या।
ठीक। अब कुछ छोटे छोटे कोट्स हैं। वैसे तो दुर्खिम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो सारा कुछ एक जगह पे नहीं कर पाऊँगी मैं। जैसे जैसे जो जो टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊँगी। तो दुर्खिम ने शिक्षा पर अपने कुछ विचार दिए हैं। शिक्षा को दुर्खिम ने माना कि ये पुरानी पीढ़ी द्वारा सिखाया जाता है नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी जो कि सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं होती है, तो उसको सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को। मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमको सामाजिक जीवन के लिए जब तैयार करते हैं, तो यही है शिक्षा अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। ठीक। फिर इन्होंने सोशलाइजेशन पे भी कुछ विचार रखे हैं। तो सोशलाइजेशन को उन्होंने माना है कि बच्चे को नैतिक गुणों की जब हम शिक्षा देते हैं, व्यक्ति में जो छोटा बच्चा है उसमें नैतिकता डालते हैं, तो वो है सामाजिककरण। तो ये कुछ इनकी थ्योरीज थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी अपने सोशोलॉजी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।